विलायत न्यूज़ पर एक बार फिर से स्वागत है आपका। आइए शुरू करते हैं दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाने का हमारा स्पेशल प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्रीलंका में मुसलमानों को क्यों सता रहा है भेदभाव और उत्पीड़न का खौफ, जानेंगे इस ग्राउंड रिपोर्ट में। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट ने कहा खराब मौसम में पायलट की गलती से क्रैश हुआ था जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर। आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली सिस्तानी ने कहा दाइश के खिलाफ जिहाद के फतवे के बाद से ही इराक दुश्मनों के निशाने पर है। ईरान चीन 25 वर्षीय स्ट्रेटेजिक साझेदारी समझौते पर अमल शुरू, टेंशन में अमेरिका और पश्चिमी देश। आज की खबरों की शुरुआत करेंगे भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका से, जहां के मुसलमानों को लगातार भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। सिंहली बौद्ध बहुसंख्यक समाज वाले श्रीलंका की 2 करोड़ 20 लाख की आबादी में मुसलमानों की आबादी मात्र 10% है। अल्पसंख्यक तमिल समुदाय के अलग राष्ट्र की मांग करने वाले तमिल टाइगर विद्रोहियों और सरकार के बीच 3 दशकों तक चले युद्ध में मुसलमान सरकार के साथ थे, लेकिन मुसलमान नेताओं का कहना है कि 2009 में तमिल विद्रोहियों की हार के बाद सिंहली समुदाय के एक हिस्से की सोच मुसलमान समुदाय के प्रति बदल गई है। मुस्लिम अधिकारियों के पक्षधर बताते हैं कि ईस्टर संडे के हमले से पहले भी सिंहली समुदाय की भीड़ द्वारा मुसलमानों के घरों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा चुका है, लेकिन ईस्टर संडे हमला एक बड़ी दुर्घटना थी। इस हमले के कुछ हफ्ते बाद सिंहली भीड़ ने मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों और मस्जिदों को निशाना बनाया और सोशल मीडिया पर नफरत भरे भाषण वायरल होते देखे गए, जिनमें मुस्लिम समुदाय के प्रति नफरत नजर आई थी। यही नहीं, कट्टरपंथी सिंहली नेताओं द्वारा मुसलमानों की दुकानों का बाइकआउट करने की अपील भी की गई थी। श्रीलंका के मौजूदा राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे, जिन्होंने रक्षा सचिव के रूप में तमिल विद्रोहियों के खिलाफ युद्ध के प्रयासों का नेतृत्व किया था, साल 2019 के नवंबर महीने में सिंहली समुदाय के दम पर सत्ता में आए। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर अपना अभियान केंद्रित किया था। इसके 1 साल बाद उनके बड़े भाई महिंद्रा राजपक्षे द्वारा संसदीय चुनाव जीतने से राजपक्षे भाइयों की श्रीलंकन सत्ता पर पकड़ मजबूत हो गई है। श्रीलंकाई मुस्लिम परिषद से जुड़े हिल्मी अहमद ने BBC उर्दू सर्विस को दिए अपने इंटरव्यू में कहा है कि सरकार के लिए ये अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखने की दिशा में एक ट्रम्प कार्ड जैसा है। वो ये कहते रहेंगे कि मुस्लिम चरमपंथियों से देश को खतरा है। कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने शुरुआत में मुस्लिम एवं ईसाई अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़े कोविड पीड़ितों के शवों को दफनाने की इजाज़त नहीं दी थी। कई पार्थिव शरीरों का जबरन अंतिम संस्कार किया गया। श्रीलंकाई सरकार पिछले साल नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी चिंताओं का हवाला देते हुए बुर्का और चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव लेकर आई थी। ये हाल ही में सामने आए धार्मिक अतिवाद का संकेत था। इसके साथ ही 1000 से अधिक मदरसों को बंद करने की योजना का ऐलान किया गया था। इस पर सरकार का कहना है कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सरकार की इन्हीं गलत नीतियों की वजह से श्रीलंकाई मुसलमानों को पक्षपाती रवैये का सामना करना पड़ रहा है। उन पर हमले किए जा रहे हैं और निराधार आरोप लगाकर उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। अगली खबर है अभी हाल ही में हुए एक बड़े हेलीकॉप्टर हादसे की, जिसमें CDS जनरल बिपिन रावत की मौत हो गई थी। भारतीय वायुसेना ने कहा है कि 8 दिसंबर 2021 को हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना को लेकर ट्राई सर्विसेज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। गौरतलब है कि इस हादसे में चीफ ऑफ स्टाफ जनरल बिपिन रावत और 13 अन्य लोगों की मौत हो गई थी। रिपोर्ट के अनुसार 8 दिसंबर को अप्रत्याशित ढंग से मौसम में बदलाव के कारण बादलों में प्रवेश के वजह से यह हेलीकॉप्टर हादसा हुआ। बादलों में फंसने की वजह से पायलट का स्थानिक भटकाव हुआ। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारणों के रूप में यात्रिक विफलता, तोड़फोड़ या लापरवाही को खारिज किया गया है। जांच कमेटी ने हादसे के संभावित कारणों का पता लगाने के लिए
सभी गवाहों से पूछताछ के अलावा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को चेक करने के बाद ये ऐलान किया है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने दुर्घटना के कारण के रूप में किसी यांत्रिक विफलता, तोड़फोड़, विध्वंस या लापरवाही को खारिज कर दिया है। प्रारंभिक निष्कर्ष रिपोर्ट के अनुसार दुर्घटना घाटी में मौसम में अप्रत्याशित बदलाव के कारण बादलों में प्रवेश की वजह से हुई थी। इसके परिणाम स्वरूप पायलट अपने तयशुदा रास्तों से भटक गया। अपने निष्कर्षों के आधार पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने कुछ सिफारिशें की हैं जिनकी समीक्षा की जा रही है। अगली बड़ी खबर है इराक से, जहां आयतुल्लाह सिस्तानी ने कहा है कि दाइश के खिलाफ जिहाद के फतवे के बाद से ही इराक दुश्मनों के निशाने पर है। सैयद जवादुल हकीम की अध्यक्षता में नजफ़ अशरफ में आयतुल्लाह सैयद मोहसिन हकीम पब्लिक लाइब्रेरी की एक डेलीगेशन ने मरजा आली क़द्र हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली सिस्तानी से मुलाकात की। इस मुलाकात में आयतुल्लाह सिस्तानी ने आयतुल्लाह हकीम पब्लिक लाइब्रेरी के स्टाफ की तारीफ़ करते हुए इस लाइब्रेरी को आयतुल्लाह मोहसिन हकीम की यादगार बताते हुए लाइब्रेरी की देखरेख और उसके मैनेजमेंट के लिए स्टाफ का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इस लाइब्रेरी का वजूद आयतुल्लाह हकीम की किताबों, इल्म और उलमा से बेपनाह लगाव को दर्शाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सद्दाम हुकूमत ने इस लाइब्रेरी को बंद करने और किताबों को नष्ट करने का फैसला कर दिया था, लेकिन अल्लाह ने रहम फरमाया और लाइब्रेरी की हिफाजत फरमाई और सद्दाम कामयाब नहीं हो सका। आयतुल्लाह सिस्तानी ने कहा, मैं नजफ़ अशरफ और उसके किताब खानों, स्कूलों, मदरसों और उलमा व तुल्लाब सहित हर चीज़ पर ख़ास तवज्जो रखता हूँ। काशिफुल ग़िता नामी किताब खाने की भी बुनियाद डाली गई, जो शुरू में एक छोटे से मकान में था, लेकिन अब उसकी बिल्डिंग बड़ी हो गई है। उन्होंने कहा कि आज दुश्मन इराक़ को 3 कारणों से ज़्यादा टारगेट कर रहा है। पहला ये कि नजफ़ में हौज़ा इल्मिया हैं, जहाँ उलमा परवान चढ़ते हैं। दूसरा यह है कि सारी दुनिया से ज़ायरीन इराक़, ख़ासकर नजफ़ और करबला ज़ियारत के लिए आते हैं। और तीसरा यह कि दाइश के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा नजफ़ से जारी किया गया था। अगली खबर है ईरान से। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने अपनी चीन यात्रा से वापसी पर शुक्रवार को कहा कि दोनों देशों के बीच सहमति बनी है कि आज से 25 वर्षीय समझौते पर अमल शुरू हो जाने का ऐलान कर दिया जाए। चीन के विदेश मंत्री से अपनी विस्तृत मुलाकात के बाद विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि मैं 25 वर्षीय समझौते को लागू करने और क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विषयों के बारे में इस्लामी रिपब्लिक ईरान के राष्ट्रपति का लिखित संदेश चीन के राष्ट्रपति के लिए लाया था। उन्होंने कहा कि वियना में जारी बातचीत में चीन के प्रतिनिधि ने रूस के प्रतिनिधि के साथ मिलकर बड़ी भूमिका निभाई और ईरान के परमाणु अधिकारियों के समर्थन और ईरान पर लगे प्रतिबंध हटवाने की दिशा में उनका योगदान सराहनीय है। आइए थोड़ा सा समझते हैं कि ये 25 वर्षीय स्ट्रेटेजिक सहयोग समझौता जो ईरान और चीन के बीच हुआ है वो क्या है। ईरान और चीन के बीच इस महत्वपूर्ण समझौते की बात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जनवरी 2016 की तेहरान यात्रा से शुरू हुई थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच मसौदे और दस्तावेज़ों के कई बार आदान प्रदान के बाद मार्च 2021 में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने समग्र सहयोग के दस्तावेज़ों पर दस्तखत किए। ये दस्तावेज़ ईरान और चीन के बीच समग्र सहयोग का रोड मैप हैं, जिसके तहत दोनों देशों के बीच दर्जनों समझौते होंगे। मीडिया में आने वाली रिपोर्टों के अनुसार इस समझौते के तहत ईरान और चीन के बीच ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामरिक सहयोग के क्षेत्रों में अरबों डॉलर का लेन देन होगा। और आज हमारा खबरों का सिलसिला बस यहीं पर ख़त्म होता है। अब मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करिए विलायत न्यूज़ को और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि अगली न्यूज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।